बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, देखिए आज हम लोग सबसे पहले एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स पर बात करेंगे। अच्छा, एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में ऐसी कोई ख़ास चीज़ है नहीं जो आपके सिलेबस में इंक्लूड है, बस उसकी थोड़ी सी सिर्फ हिस्ट्री इंक्लूड है। तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं और 10-15 मिनट की इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, देखिए फिजिक्स की जो टोटल जनरेशन्स हैं वो है 5। फिजिक्स की जनरेशन कितनी है? 5 है, यानी फिजिक्स की 5 जनरेशन्स है। 5 जनरेशन्स है। हम लोग एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स पर बात कर रहे हैं। देखिए जो पहली जनरेशन्स है ना, वो तो जब से यूनिवर्स बना उस वक्त से लेकर तकरीबन जब मुसलमानों का पीरियड शुरू हुआ, यानी तकरीबन 600 साल, आज 2025 है, ठीक है, तो वहां पर आकर वो खत्म हो जाता है। यानी जो पहली जनरेशन है वो है इनिशियल पीरियड ऑफ यूनिवर्स, यानी जब यूनिवर्स बना तो फिजिक्स की पैदा हो गई थी। देखिए फिजिक्स हम कहते हैं स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। तो जब दुनिया बनी तो मैटर बना तो उसके अंदर एनर्जी थी तो उनके दरमियान इंटरेक्शन भी था, यानी फिजिक्स थी। तो फिजिक्स की पैदा तो तब हो गई जब यूनिवर्स बनी। उस वक्त से लेकर 600 तक, यानी जब हमारे आखिरी नबी जो है वो, यानी इस्लाम का पीरियड शुरू हुआ, उस वक्त तक है। और उससे पहले लाखों करोड़ों साल गुजर गए, कोई काउंटिंग है ही नहीं कि यूनिवर्स कब बनी थी। ठीक है, क्योंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 1,24,000 पैगंबर गुजरे। मतलब कितना लंबा पीरियड हुआ होगा। ये फिजिक्स की पहली जनरेशन है। अच्छा, लेकिन इसके बारे में नॉर्मली हम लोग यहाँ पर स्टडी नहीं करेंगे कि इसमें क्या इन्वेंशंस, क्या डिस्कवरी, क्या फिजिक्स थी, क्या साइंस था, क्योंकि ये फिलहाल अभी हमारा एमडी कैट का सिलेबस ये नहीं है। अच्छा, जो दूसरी जनरेशन शुरू हुई वो 600 से लेकर 1500, ये जो पीरियड है ये पीरियड्स ऑफ एरा ऑफ मुस्लिम कहा जाता है। ये मुस्लिम साइंटिस्ट का पीरियड है, यानी इस 900 ईयर्स में मुसलमानों ने बेइंतहा काम किया है। यानी फिजिक्स में जो इन्वेंशन, डिस्कवरी, जो रिसर्च है वो सब मुस्लिम साइंटिस्ट की है। ये जो आज आपके पास मैथमेटिक्स है, इसकी बुनियाद ही मुस्लिम साइंटिस्ट ने रखी। साइंस है, इसकी बुनियाद ही मुस्लिम साइंटिस्ट ने रखी। कर हम डिटेल में नहीं जाएंगे इस पे भी, उसकी वजह यह है कि ये भी हमारे एमडी कैट के सिलेबस का हिस्सा नहीं है। उसके बाद जो तीसरा है वो है 1500 से लेकर 1700, ये 1700। अच्छा, ये डार्क पीरियड है, ये डार्क पीरियड है। डार्क पीरियड इस सेंस में कहते हैं कि इस 200 साल के दौरान फिजिक्स कह लें, साइंस कह लें, इसमें कोई रिसर्च इन्वेंशन तकरीबन ना होने के बराबर है। क्योंकि एक्चुअल में इन 200 सालों में मुसलमानों की जो सिविलाइजेशन थी वो छिनती जा रही थी और नॉन मुस्लिम उस पर काबिज हो रहे थे। तो लिहाजा इन्हीं सब चीज़ों की वजह से रिसर्च या इन्वेंशंस की तरफ वर्किंग हुई नहीं। खैर फिलहाल हमारा ये भी अभी हमारा सिलेबस का हिस्सा नहीं है, क्योंकि हमारा सिलेबस है सिर्फ एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि वहां तक पहुंचे कैसे हैं।
फिर शुरू हुआ 1700 से लेकर 1891 तक का पीरियड, ये फोर्थ जनरेशन है, ये फोर्थ जनरेशन। ये जो जनरेशन है इसकी फिजिक्स को हम लोग क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं, ये नाम आपने सुना होगा। ये जो जनरेशन की फिजिक्स है ये क्लासिकल फिजिक्स है, ये क्लासिकल फिजिक्स है। इसका जो फाउंडर है वो न्यूटन और मैक्सवेल को कहा जाता है, न्यूटन एंड मैक्सवेल को कहा जाता है क्लासिकल फिजिक्स। और पांचवी और आखिरी जो जनरेशन जो इस वक्त कंटिन्यू है वो है 1891 से, ये फिलहाल कंटिन्यू है। इस जनरेशन की फिजिक्स को कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स, और मॉडर्न फिजिक्स का दूसरा नाम क्वांटम फिजिक्स भी है। मॉडर्न फिजिक्स का दूसरा नाम क्वांटम फिजिक्स भी है, सही है। अच्छा, इसका जो फाउंडर है वो एल्बर्ट आइंस्टाइन को कहा जाता है, एल्बर्ट आइंस्टाइन को कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा हुआ कि इन दोनों में क्या फर्क है। फर्क समझेंगे तो जरा मॉडर्न फिजिक्स का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। तो इन दोनों का फर्क समझने के लिए पहले मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं। फर्ज करो कि मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, मैंने कहा इस ऑब्जेक्ट की फिजिकल प्रॉपर्टीज आप स्टडी करो। फिजिकल का मतलब होता है जो नजर आ रहा है, तो आप लोग को ये इधर से नजर आ रहा है तो जो दिखेगा आप वो लिखोगे। इधर जो लोग बैठे हैं उनको ये दिख रहा है, वो इसके बारे में लिखेंगे। इधर जो लोग बैठे हैं उनको ये दिख रहा है, वो इसके बारे में लिखेंगे। और जो इस तरफ है उसको तो ये दिख रहा है तो हम इसके बारे में लिखेंगे, ऐसे ही है। अच्छा, जब आप सब अपनी अपनी कॉपी पर बॉडी की फिजिकल प्रॉपर्टीज लिख दोगे और मैं उसको लेकर पढ़ कर आपको सुनाऊंगा, तो इतने सारे जो ऑब्जर्वर हैं डिफरेंट पोजीशन वाले, हर ऑब्जर्वर के लिए बॉडी की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट है, ऐसा ही है ना। अच्छा, लेकिन अगर अब मैं कहूं कि यार जरा सा अपने सोचने का अंदाज बदलो, सोचने का अंदाज बदलो। बॉडी एक ही थी, एक ही थी, बॉडी की पोजीशन भी एक थी, तो फिर बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग क्यों हैं? तो बात सोचोगे, बात तो सही है। यह जब बॉडी एक है, बॉडी की पोजीशन एक है, तो बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक्स हर एक के लिए अलग अलग कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती ना। अब ये बिल्डिंग है, अब ये बिल्डिंग 10 लोग इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग बता रहे हैं। कोई सामने से देख रहा है, कोई उस तरफ से देख रहा है, कोई पीछे से देख रहा है। लेकिन अगर हम सोचने का अंदाज बदले, यार बिल्डिंग एक ही है, बिल्डिंग एक ही जगह पर है, फिर बिल्डिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स फिजिकल प्रॉपर्टीज सबके लिए अलग अलग कैसे हो सकती है? तो बात तो सही है ना। ठीक है, अब गौर से सुनना। क्लासिकल और मॉडर्न फिजिक्स का पहला फर्क यही है कि क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट बॉडी विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑब्जर्वर। डिफरेंट ऑब्जर्वर के लिए बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, डिफरेंट होगी। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा ये तो बॉडी को स्टडी करने का मेथड ही गलत है। भाई जब बॉडी एक है, कैरेक्टरिस्टिक्स बॉडी की है, तो ऑब्जर्वर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों देख रहा है? बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक्स है तो बॉडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो।
बॉडी फिक्स है तो बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न फिजिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन, द फिजिकल प्रॉपर्टीज, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बॉडी विल बी सेम फॉर एनी काइंड्स ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है, ये अभी मैंने एक फर्क बताया। अच्छा, यहां पर एक वर्ड क्लियर कर लो, ये जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर का मतलब है जिसके रिस्पेक्ट से आप कैरेक्टरिस्टिक स्टडी कर रहे हो। ऑब्जर्वर को हम लोग बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अच्छा, ये मैंने एक फर्क बताया। और खैर ये बहुत बड़ा फर्क है, ये वो कॉन्सेप्ट है जो उस वक्त इस वक्त के साइंटिस्ट को सोचने पे मजबूर किया कि वाकई हम फिजिक्स को गलत तरीके से हैंडल कर रहे हैं। अच्छा, अब जरा आप गौर करो कि जो दुनिया में इतनी इन्वेंशन हुई हैं, डिस्कवरी हुई है, वो सब इसी पीरियड पे हुआ। इस पीरियड में ना होने के बराबर है, ना होने के बराबर। रीजन यही था कि हम किसी चीज को स्टडी किया करते थे तो उसका व्यू हमारा गलत होता था, तो लिहाजा वो रिजल्ट्स हमें नहीं मिलते थे। खैर, अच्छा, मैं दूसरी मिसाल दूं। फर्ज कीजिए कि इस वक्त आपकी एज 17 साल या 18 साल है, 17 ईयर्स और 18 ईयर्स ओल्ड है आप इस वक्त। ठीक है, मैंने अज्यूम किया। आज से 20 साल के बाद, आफ्टर 20 ईयर्स फ्रॉम टुडे, मेरी आपसे मुलाकात हो गई इत्तेफाकन, और मैंने सुदेश से कहा, सुदेश इस वक्त तुम कितने साल के हो? सुदेश ने कहा, सर मैं तो अभी भी 18 साल का हूं। क्या ये मुमकिन है? बजाय तो ऐसा लगता है कि ये मुमकिन नहीं है। According to classical physics, according to Newton's physics, yes, it is not possible. But according to modern physics, yes, it is possible. ये मुमकिन है, ये मुमकिन है, and this is possible as according to quantum physics. ये मुमकिन है। मैं एक और एग्जांपल दूं। फर्स्ट करो, मैंने कहा इस वक्त तुम्हारा मास कितना है? आपने कहा सर इस वक्त मेरा जो मास है ना वो है 70 kg। मैंने कहा अच्छा चलो एक काम करो, तुमको मैंने 10 मिनट दिया, मास को 100 kg करके दो। आप बोलोगे सर ये तो मुमकिन नहीं है, 10 साल दें तो मैं सोचता हूँ, 10 मिनट में तो मुमकिन नहीं है, ऐसे ही बोलोगे। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स, यस इट इज नॉट पॉसिबल, बट अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, यस इट इज पॉसिबल। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल नए हैं ना, ठीक है, इसलिए इसको नाम रखा गया मॉडर्न फिजिक्स। और मॉडर्न फिजिक्स का ताल्लुक क्वांटम से है, एनर्जी से है, इसलिए हम मॉडर्न फिजिक्स को क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं। अभी थोड़ी और डिटेल में आते हैं। अब पहले ये चीज समझो कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने वो जो क्वांटम फिजिक्स का कॉन्सेप्ट दिया, पहली थ्योरी जो थी ना मॉडर्न फिजिक्स की आने के बाद, पहला थ्योरी यही था, क्वांटम फिजिक्स की थ्योरी, और इसका मकसद था लाइफ को कंट्रोल करना। तो शायद एमडी कैट में ये वाला टॉपिक इंक्लूड शायद इसीलिए किया गया कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो, क्योंकि मैं मेडिकल में भी हम लाइफ को ही स्टडी करते हैं। कि जरा भी सोचो आप थोड़ी देर के लिए कि आज से हजारों साल पहले लोगों की एज होती थी 300 साल, 500 साल, 800 साल, लंबे लंबे हाइट के होते थे, है ना, 90-90 फुट के लोग थे लोग। वक्त गुजरता रहा, आज 2026 आ गया, एज हमारी कितनी हो गई? 55, 60 यही हो गई। हाइट कितनी हो गई? 5 और 6 के दरमियान, 5
और 6 फुट के दरमियान। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि अगर हम लाइफ को कंट्रोल करना हमने नहीं सीखा, लाइफ को कंट्रोल करना हमने, तो आने वाले वक्तों में जरा सोचो क्या होगा। हमारी एवरेज एज कितनी होगी? 5 साल, 8 साल, 10 साल। भाई 500-600 साल से हम आ गए ना 50-60 पे, तो इससे भी नीचे जाएंगे। आज एज 50-60 पे आ गए, आने वाले वक्तों में सोचो हजारों साल के बाद क्या होगा। हमारी एज 4 साल, 5 साल, 8 साल मैक्सिमम, फिर मर जाएंगे। यानी 8 साल में हम पैदा होंगे, जवान होंगे, बूढ़े होंगे, मर जाएंगे। तो पहले भी तो ये होता था कि 600 साल लोगों की अगर एज है तो 600 साल में पैदा होते हैं, जवानी आती, बूढ़े होते, फिर मरते हैं। 600 साल लगता था। अब यही प्रोसेस हो रहा है 50-60 साल में, तो आने वाले वक्तों में यही प्रोसेस होगा 5-10 साल में। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन कहता है कि हम अपनी लाइफ को कंट्रोल करने का सोचे। अच्छा, अब सवाल ये पैदा हुआ कि ये मुमकिन है कैसे? तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसको कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम फिजिक्स। उसने कहा कि इंसान की जो एज है ना, एज यानी हम कितने साल जिएंगे। अच्छा, पहले तो ये बता दूं कि क्वांटम फिजिक्स का मकसद था हम अपनी लाइफ को कंट्रोल करें। मतलब कि अगर हम 100 साल जिंदा रहना चाहें तो 100 साल जिंदा रहें, 200 साल रहना चाहें तो 200 साल भी रहे। तो बाज मर्तबा स्टूडेंट्स के जहनों पे आता है कि ये तो हमारे इस्लामी अकीदे से तो अगेंस्ट है, क्योंकि हमारा हमारा अकीदा है कि अल्लाह ने जो जिंदगी हमारी लिखी है बस वही फिक्स है, ना बढ़ेगा ना कम होगा। तो ये कॉन्फ्लिक्शन आ जाता है ना। तो पहली चीज तो मैं ये क्लियर कर दूं, कोई कॉन्फ्लिक्शन नहीं है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह ने हमारी जिंदगी फिक्स की हुई, सही है ना। एक लम्हा ज्यादा मिलेगा ना एक लम्हा कम मिलेगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन अल्लाह ने आपको बताया है कि मेरी उम्र है कितनी। तो अगर मैं किसी तरीके से 200 साल जिंदा रह लेता हूं तो अल्लाह ने मेरी उम्र 200 साल लिखी थी, तो इसमें बुरी बात क्या हुई? ठीक है। हाँ, अगर नौजुबिल्ला मैं ये सोचूं कि ये 200 साल मेरी वजह से हुआ तो ये गलत है। ठीक है, अल्लाह ने मेरी उम्र 200 साल लिखी थी तो मैं जी, तो इसका मतलब है ऐसा सोचना गलत नहीं है। अब दूसरी चीज, क्या ऐसा सोचने की इजाजत है हमारे मजहब में? इसको भी देख लें। बिल्कुल ऐसा सोचने की इजाजत है, बल्कि हुकूमत। मैं समझाता हूँ, हमारे मजहब में खुदकुशी हराम है। अच्छा, खुदकुशी बोलते किसको है? हमारा कॉन्सेप्ट है ये नफ्स काट लिया, गोली मार ली, फंदे पंखे से लटक गए, गाड़ी के नीचे आ गए, ये खुदकुशी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। खुदकुशी का मतलब होता है हर वो काम जो आपको मौत के करीब लेकर जाए, वो खुदकुशी है। अगर आप पानी बगैर देखे पीते हो तो ये खुदकुशी है। क्यों? बगैर देखे आपने पानी पिया, हो सकता है पानी में कोई कीड़ा हो, आप बगैर देखे पिए, हो सकता है वो जिस्म में गया, अंदर जाके जहर फैलाया हो, आपकी मौत हो गई। तो ये तो आपने ऐसा काम किया है ना। हर वो एक्टिविटी, देखो खुदकुशी के बाद या तो इंसान जिंदा रहता है या मर जाता है। तो हर वो एक्टिविटी जो आपको मौत के करीब लेके जाए, बगैर देख के पानी पीना, ये हमें मौत के करीब ले जाने के बराबर है, ये खुदकुशी है। तो खुदकुशी का मतलब सिर्फ वो नहीं है। तो अगर हमारे मजहब में खुदकुशी हराम है तो इसका मतलब है हमसे कहा गया है कि आप अपनी लंबी उम्र के बारे में सोचो। हमें कहा गया पानी देख कर पियो, खुराक चबा चबा कर खाओ, साफ सुथरे रहो। इसकी वजह ताकि हमारी उम्र लंबी होगी। ऐसा ही है ना। अच्छी खुराक, मिलावट वाली खुराक खाने से मना किया गया, मिलावट करने का से मना किया गया, इसीलिए ताकि हमारी सेहत अच्छी रहे, हमारी उम्र लंबी हो। तो लंबी उम्र के बारे में तो इस्लाम का हुक्म है कि आप ऐसा कोई काम नहीं करो जो आपको खुदकुशी के करीब लेके जाए। तो इसका इनडायरेक्टली मतलब हुआ कि आप वो एक्टिविटी परफॉर्म करो जिससे आपकी उम्र लंबी हो।
तो इसका मतलब है कि मॉडर्न फिजिक्स का कॉन्सेप्ट हमारे मजहब के कॉन्सेप्ट से कोई कॉन्फ्लिक्शन नहीं है। ठीक है, बाद वक्त स्टूडेंट्स या बाद टीचर्स नहीं उसको कॉन्फ्लिक्ट करा देते हैं कि नहीं ये तो सोचना ही सही नहीं है। अच्छा, अब सुनो, इंसान की जो जिंदगी है वो है कितनी? अगर मैं मालूम करना चाहूं कि आपकी नेचुरल डेथ कब होगी, वैसे तो मौत किसी वक्त भी आ सकती है, नेचुरल डेथ, कुदरती मौत कब हो सकती है, मेडिकल साइंस उसकी कैलकुलेशन कर सकता है। अच्छा, वो नेचुरल हमारी लाइफ का मतलब क्या होता है? हम पैदा होते हैं तो मतलब हमारी एक सेल्स की बर्थ होती है, फिर उसमें ग्रोथ होता है, ग्रोथ होते होते पीक आता है, पीक आने का मतलब है हमारी आधी जिंदगी खत्म, फिर वो डिक्लाइन पे शुरू जाता है, डिक्लाइन होते होते बुढ़ापा आता है, यानी वो सेल डेड हो जाती है। बस ये हमारी टोटल जिंदगी है। इसीलिए तो कहते हैं बचपन, बच्चा और बूढ़ा एक जैसा होता है, जहन भी एक जैसा हो जाता है, जिस्म भी एक जैसा हो जाता है, क्योंकि सेल्स एक जैसे हो जाते हैं। और जवानी में सेल्स बिल्कुल स्ट्रांग रहते हैं, वो पीक है। अच्छा चलो ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि जो सेल्स की ग्रोथ है ये डिपेंड किस पे कर रही है? गौर से सुनोगे, सेल्स की बॉडी की, हम बच्चे ने जन्म लिया, सेल्स की बर्थ हुई, अब वो ग्रोथ शुरू हुई, वो सेल्स की ग्रोथ जितनी स्लो होगी लाइफ आपकी इतनी ज्यादा होगी। वो सेल्स की ग्रोथ जितनी स्लो होगी लाइफ आपकी इतनी ज्यादा होगी। तो सेल्स की ग्रोथ स्लो होगी तो होते होते पीक बहुत देर से आएगा। सॉरी, फिर से बोलो। देखो, पहले तो ये समझो कि मैंने कहा कि हमारी जिंदगी है क्या। हम पैदा होते हैं, मतलब एक सेल्स की बर्थ हुई, अब वो सेल्स की ग्रोथ होती है, सेल्स बढ़ता है, स्ट्रांग बनता है, जब पीक आ जाता है यानी स्ट्रॉन्गेस्ट सेल्स बन जाती हैं तो हम कहते हैं जवान नहीं है। तो ये जो सेल्स की ग्रोथ है ना, ये स्लो हो जाए, मतलब इसका पीक देर से आए। सेल्स की ग्रोथ, अभी ये लेक्चर है, मैं नॉर्मल स्पीड में दे रहा हूं, मैं ये लेक्चर बहुत स्लो कर दूं तो क्या होगा, लेक्चर देने का टाइम बढ़ जाएगा, ये लेक्चर देर से खत्म होगा, ऐसा होगा ना। तो हम बोलेंगे हमने तो 3 घंटा पढ़ा, लेकिन हमने तो वही कुछ किया जो 1.5 घंटे में करना था। तो जो सेल्स की ग्रोथ है वो स्लो हो जाए तो पीक देर से आएगा। फर्स्ट कीजिए मेरी सेल्स की ग्रोथ स्लो हो गई, आपकी सेल्स की ग्रोथ तेजी जा रही है, तो आप जवान जल्दी हो जाओगे, मैं बहुत देर से होऊंगा, क्योंकि मेरी तो सेल अभी पीक पे आई ही नहीं है। तो सेल्स की ग्रोथ जितनी स्लो होगी लाइफ आपकी इतनी ज्यादा होगी। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि सेल्स की ग्रोथ स्लो कैसे होगी, यानी बढ़ेगा कैसे स्लो? क्वांटम फिजिक्स यही एक्सप्लेन करता है। क्वांटम फिजिक्स कहता है कि हमारी जो सेल्स की ग्रोथ है वो हमारे बॉडी के मॉलिक्यूलों की एनर्जी पे डिपेंड करता है कि वो कितना एनर्जेटिक है। अगर एनर्जी ज्यादा तो वेलोसिटी ज्यादा। क्वांटम फिजिक्स कहता है कि अगर आप अपनी बॉडी की लाइफ को बढ़ाना चाहते हो तो आप बॉडी के मॉलिक्यूलों की सेल्स की जो स्पीड है इसको इंक्रीज करना सीख जाओ। स्पीड जितनी ज्यादा होगी आपकी लाइफ इतनी ज्यादा होगी, सेल्स की ग्रोथ इतनी स्लो होगी। ठीक है, यानी हमारे बॉडी में सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये 3 चीजें, हर एक के मॉलिक्यूल मूव करते हैं, हर एक की अपनी स्पीड है, उस स्पीड को कंट्रोल करें, उस स्पीड को कंट्रोल करें और कंट्रोल करना सीख जाएंगे तो स्पीड जितनी ज्यादा होगी आपकी लाइफ इतनी ज्यादा होगी।
अच्छा, ये बाकायदा वेरीफाइड रिजल्ट है इस दौर में। ये तो हम बात कर रहे हैं 1905 की। 1891 में मॉडर्न फिजिक्स का कॉन्सेप्ट आया था और 1905 में ये क्वांटम फिजिक्स का कॉन्सेप्ट आ गया था जो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। आज मेडिकल साइंस इसको वेरीफाई करती है। देखो मैं मिसाल देता हूँ। एक एक्सपेरिमेंट किया गया, डिफरेंट रीजन्स के लोगों को सेलेक्ट किया गया, ठीक है, जैसे एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, मुख्तलिफ रीजन के लोगों को उनके बॉडी के सेल्स को स्टडी किया गया। तो देखा ये गया कि जिनके बॉडी के सेल्स ज्यादा एनर्जेटिक है, ज्यादा एनर्जेटिक का मतलब है जिनके सेल्स के मॉलिक्यूलों की स्पीड ज्यादा है, उस रीजन के लोगों की एज भी ज्यादा है। जल्दी नहीं बढ़ेंगे, स्लो बढ़ेंगे। स्लो बढ़ने का मतलब होता है कि उनकी डेथ स्लो होगी, यानी बहुत देर से होगी। भाई मैं एनर्जेटिक हूं, तुम जिस सेंस में सोच रहे हो ना वो मैं समझ गया क्या तुम बोल रहे हो। भाई एनर्जी ज्यादा है, ज्यादा काम होगा, तेज जल्दी से खत्म होगी, ऐसा नहीं है। सुनो, मैं एनर्जेटिक हूं, तुम हो, तुम कम एनर्जेटिक हो, हम दोनों फुटबॉल खेलते हैं, क्या होगा? मैं देर तक ग्राउंड में खेलता रहूंगा, तुम जल्दी थक के बोलोगे मैं बाहर जा रहा हूं। तो मेरे बॉडी के सेल्स की एनर्जेटिक थी तो मैं देर तक काम कर रहा था, आपके सेल्स एनर्जेटिक नहीं थी, आप जल्दी थक गए, आपने बोला बस अब मुझसे नहीं हो रहा काम। इस सेंस में बात हो रही है, इस सेंस में बात हो रही है, यानी मेरे सेल्स की जितना एनर्जेटिक यानी जितना हेल्दी होगा, अब इस सेंस में बोलूं, मेरा सेल जितना हेल्दी होगा वो बीमार इतना कम पड़ेगा ना, तो मेरी लाइफ ज्यादा होगी। आपके जो सेल्स है वो हेल्दी ही नहीं है, जल्दी बीमार पड़ेंगे, चले जाएंगे ऊपर, यहीं डेड हो जाएगा। इस सेंस में बात हो रही है, राइट? अच्छा, अब सुना गौर से। तो ये जब कॉन्सेप्ट आया कि हम अपने बॉडी के सेल्स की स्पीड को कंट्रोल करें, और ये कब की बात है? 1905 की, 1905 की, आज से 120 साल पहले। अच्छा, उस जमाने में जाए जरा 1905 पे, उस जमाने में क्या ये मेडिकल साइंस थी? एमबीबीएस था? नहीं था। एमबीबीएस आया कब? 80 साल पहले, 60 70 साल, 80 साल पहले। इससे पहले कोई एमबीबीएस वगैरह थोड़ी था। क्यों? क्योंकि क्वांटम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से पहले इंसान के जिस्म पे रिसर्च का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। इसके बाद तो इंसान के जिस्म पे रिसर्च शुरू हुआ, और यही क्वांटम फिजिक्स है जिसकी वजह से एमबीबीएस समझ वजूद में आई है। उसके बाद से ये इंसान के जिस्म को कट वट लगने शुरू हुए रिसर्च के लिए। जाहिर डायरेक्ट तो इंसान को नहीं काटते। 1905 में हुआ तो बहुत वक्त लगा, पहले दूसरी चीज रिसर्च, थ्योरेटिकल वर्क, इन सब चीजों में। तो इंसान के जिस्म पे काम तो बहुत देर से शुरू हुआ, ठीक है। तो आज देखो होता है क्या है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का जो क्वांटम फिजिक्स का कॉन्सेप्ट था उस पे तो हमने 100% अमल अभी तक नहीं कर पाए, लेकिन एक फायदा ये हुआ कि जो मेडिकल साइंस आई उससे हमारी लाइफ थोड़ी कंट्रोल हो गई। यानी दिल में कोई प्रॉब्लम हुआ तो हमने उसकी एज थोड़ी बढ़ा दी, स्टेंट डाल के, ऑपरेट करके, कुछ करके। ये मेडिकल साइंस की वजह से, और मेडिकल साइंस का वजूद आया क्वांटम फिजिक्स की वजह से, राइट? तो इसकी एक पहली थ्योरी दी गई थी क्वांटम फिजिक्स की, जिसको कहा गया था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये क्वांटम फिजिक्स की पहली थ्योरी थी, जिसमें ये एक्सप्लेन किया जाता है कि जब बॉडी की स्पीड को हम कंट्रोल करेंगे तो हमारे बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आएंगे। मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में सुनाता हूं। ये कहता है कि अगर हम बॉडी के मॉलिक्यूलों की स्पीड को कंट्रोल कर ले
तो हमारे बॉडी में कुछ चेंजेस ऑटोमेटिकली आएंगे। नंबर एक, हमारे बॉडी का मास इंक्रीज होगा ना। अभी ये भी समझाता हूं, मास इंक्रीज होगा, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होगी, टाइम जो सबसे इंपॉर्टेंट है, टाइम डायलेट होगा, टाइम में डायलेशन आ जाएगी, ठहराव आ जाएगा, लाइफ बढ़ जाएगी, और मास एनर्जी में और एनर्जी मास में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ये तब्दीली खुद ब खुद आएगी। अच्छा, ये जो मास इंक्रीज है इसका जरा मतलब समझा दूं। मास इंक्रीज का मतलब ये नहीं है कि अभी मैं फर्ज करो मैं 80 kg का हूं, ठीक है ना, ऐसे दिख रहा हूं, अब मेरा मास बढ़ रहा है, 100 kg हो गया, 200 kg हो गया, दिखूंगा बिल्कुल ऐसा ही, ये नहीं कि ऐसा हो गया हूं मैं, ऐसे ही दिखूंगा 200 kg होने के बावजूद। मास इंक्रीज होने का मतलब होता है बॉडी इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू एनर्जी, बॉडी इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू एनर्जी। मैं समझाता हूं, पहले एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं एनर्जी, जैसे सोलर एनर्जी, सनलाइट एनर्जी। लाइट की आपको पता है दो नेचर है, डुअल नेचर है, एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। वेव नेचर के मुताबिक बॉडी लाइट का मास 0 है, लेकिन पार्टिकल नेचर के मुताबिक लाइट का मास इनफाइनाइट है। तो हम लोग पार्टिकल नेचर के, तो हम पार्टिकल नेचर को फॉलो करें। लाइट का मास इनफाइनाइट है अकॉर्डिंग टू पार्टिकल नेचर, मतलब कि अगर हम लाइट बनते जा रहे हैं तो मेरा मास बढ़ रहा है, और मुकम्मल तौर पे लाइट बन जाएंगे तो मेरा मास कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि लाइट का मास तो इनफाइनाइट है एज अकॉर्डिंग टू पार्टिकल नेचर। तो मास इंक्रीज होने का मतलब है ये फिजिकल मास नहीं, ये मास इंक्रीज होने का मतलब है बॉडी के कुछ हिस्से एनर्जी में कन्वर्ट हो रहे हैं। देखूंगा ऐसा ही, पर मेरे जिस्म में एनर्जी ज्यादा हो रही है, और एनर्जी ज्यादा होगी तो उम्र भी ज्यादा होगी, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, लेंथ कम होगी। अब लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब ये नहीं कि मैं इतना बड़ा हूं तो इतना बड़ा दिख रहा हूं, नहीं, दिखूंगा भी इतना ही, लेकिन मेरे जिस्म का कुछ हिस्सा चूंकि लाइट में कन्वर्ट हो रहा है तो लाइट की लेंथ नहीं होती। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं मुकम्मल तौर पे लाइट का बना हुआ हूं, मुकम्मल तौर पर, तो मेरी लेंथ 0 होगी, दिखूंगा ऐसा ही जैसे देख रहा हूं, लेकिन लेंथ मेरी 0 है। लेंथ किसको बोलते हैं, जो रेजिस्ट कर सके। अब मैं लाइट का बना हुआ हूं, ठीक है, तो तुम यहां से आओगे ना, यहां से गुजरोगे तो गुजर जाओगे, क्योंकि मैं लाइट का हूं ना, लाइट रेजिस्ट नहीं करती, तो मेरी लेंथ ही नहीं हुई। फिर लेंथ तो रेजिस्ट, अभी लेंथ है मेरी, अभी तुम इधर से गुजरने की कोशिश करोगे तो मुझसे टकराओगे, लेकिन अगर मैं लाइट का हूं, यहां से गुजरोगे तो नहीं गुजर पाओगे, गुजर जाओगे। गुजरने का मतलब है मेरी लेंथ ही नहीं है। तो मास इंक्रीज, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट, दोनों का मतलब ये है कि बॉडी इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू एनर्जी। और जब बॉडी एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो टाइम में डायलेशन आ जाती है, टाइम में ठहराव आ जाता है, टाइम स्लो गुजरती है, लाइफ बढ़ जाती है। देखो अभी आपका बचपन फर्ज करो 10 साल का था, उसमें डायलेशन आ जाए तो आपका बचपना जो है 10 के बजाय 20 साल का हो जाएगा, गुजरा ही नहीं, डायलेट हो गया, ठहराव आ गया, गुजर ही नहीं रहा। जैसे अक्सर क्लास में कोई बैठे होते हैं, अक्सर अक्सर फील होता है ना, टाइम गुजर ही नहीं रहा, वो तो कोई और वजह होती है, लेकिन कहते हैं ना, मतलब हम पढ़ते जा रहे हैं, बैठे रहे, लेकिन वक्त ही नहीं गुजर रहा, हम कहते हैं टाइम में डायलेट हो गया। सबसे बड़ी मिसाल मेराज का वाकया, नबी मेराज पे तशरीफ लेकर गए, पता है कितने शॉर्ट इंटरवल में गए, इतना लंबा सफर तय करके आ गए, तो हम कहते हैं टाइम में डायलेशन हो गई, टाइम रुक गया था। हमारा किधर यही है ना, टाइम में डायलेशन आ गई थी। अब अगर मैं कहूं कि मैं यहां से अमेरिका से होकर आता हूं
बस तुम लोग 2 मिनट यहाँ बैठो। आप बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ से अमेरिका से होकर आ जाऊं और 2 मिनट ही आपकी गाड़ी में गुजरे, तो आप बोलोगे ना सर आपने इतना लंबा सफर कर लिया, सिर्फ 2 मिनट है, यानी टाइम तो रुक गया था, टाइम गुजरा ही नहीं। तो टाइम डायलेशन का मतलब ये है, और यही सबसे मेन पॉइंट है लाइफ को कंट्रोल करने का, कि आप जिंदगी के सारे काम कर लो अभी जो कर रहे हो, लेकिन पता चला कि आपकी जिंदगी के अभी 10 साल ही नहीं हुए, तो हम बोलेंगे यार टाइम में डायलेशन आ गई है, सारे काम हो गए लेकिन वक्त ही नहीं गुजरा। ठीक है, जैसे पिछले दौर में अगर कोई फर्ज करो 600 साल जिंदा रहता था, तो ये पैदा होने से लेकर बुढ़ापे तक का जो सफर है वो 600 साल में होता था ना। तो हर एज पीरियड जो था वो स्लो गुजरता होगा। जैसे बचपन का है, अभी हमारा बचपन 10 साल में गुजर जाता है या 12 साल में, तो उनका बचपन 50 साल में गुजरा होगा या 100 साल में गुजरा होगा, तो स्लो गुजरा ना। डायलेशन का मतलब ये है। मास एनर्जी कन्वर्जन, और इन तीनों का मतलब यही है कि बॉडी का मास एनर्जी में और एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकेगा। आपने कार्टून तो देखा होगा, कार्टून में कभी किसी की मौत होते हुए देखी? क्यों? क्योंकि वो क्वांटम फिजिक्स पे वर्क करता है। वो सब उनके बॉडी के मॉलिक्यूल जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं, यानी मुकम्मल तौर पे लाइट के है, तो लाइट नेवर बी डिस्ट्रॉयड। देखा उस पर रोलर चढ़ जाता है, स्टिकर बन जाता है, बाद में फिर खड़े हो जाते हैं। ये है टाइम डायलेशन, ये है स्पेशल थ्योरी। बाज मूवीज में देखा होगा कि लोग इधर से छलांग मार के उधर जा रहे हैं, उधर से उधर लाइट की फॉर्म में तेजी से। ये सब किस पे बनी हुई है? क्वांटम फिजिक्स पे बनी हुई है। देखो जरा सोचो, मैं बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हूं, तो आपने कहा सर छत पे ना एक बैग रखा है वो लानी है, मैं यूं गया और यूं लेके आया, आप ऐसे मुड़ के देखा मैं जाको होके भी आ गया, तो ऐसा तभी होगा ना जब मैं तेजी से मूव करूं, यानी वेलोसिटी ज्यादा हो, और वेलोसिटी ज्यादा होने का मतलब एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, तभी ये मुमकिन है। बस यही है क्वांटम फिजिक्स, राइट। तो इसमें एक दो बातें सुन लो। क्वांटम फिजिक्स का ताल्लुक जो है वो यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स से है। क्वांटम फिजिक्स का ताल्लुक ये नॉन एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट से है, जिसमें एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। नॉन एक्सेलरेटिंग, एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। वेलोसिटी कांस्टेंट होना चाहिए तो एक्सेलरेशन 0। ठीक है। अच्छा, हर वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑब्जर्वर को जिसके रिस्पेक्ट से स्टडी करते हो, हर वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसका ताल्लुक नॉन एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट से है, तो उसको कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और जिनका ताल्लुक एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट से है, एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट से है, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्वांटम फिजिक्स का ताल्लुक ये जो आपके पास है, इसकी मिसाल स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जिसका ताल्लुक क्वांटम फिजिक्स, और इसका एग्जाम्पल है जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ऐसे याद रखिएगा,
कि ये जो पूरा यूनिवर्स है इस वक्त, इतने सारे प्लैनेट्स हैं, सन, मून, ये सारे के सारे इनका ताल्लुक जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से है। उसको एक्सप्लेन करता है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और क्वांटम फिजिक्स जिसका ताल्लुक नॉन एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट से है, जिसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा, यूनिफॉर्म है, उसका ताल्लुक किससे है? स्पेशल थ्योरी यानी कि क्वांटम फिजिक्स। राइट, याद रखिएगा क्वांटम फिजिक्स दो पोस्टुलेट पर बेस करता है। तब सुनोगे, एक आप लोग ये पढ़ते हो ना कि, पहले मैं एक छोटी सी मिसाल दूं कि फर्स्ट करो कि मैंने कहा यहां से कार गुजरी, न्यूमेरिकल है, कार गुजरी, उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। तो सब बोलते हो ना, ठीक है सर ने बोला 10 मीटर पर सेकंड, तो सबके लिए 10 मीटर पर सेकंड। कोई ये थोड़ी बोलता है सर मेरे लिए 10 मीटर पर सेकंड नहीं है, मैंने तो उस वक्त देखा था जब उसकी वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड थी। बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक सबके लिए सेम होगी, ये कॉन्सेप्ट किसका है? मॉडर्न फिजिक्स का। मॉडर्न फिजिक्स या क्वांटम फिजिक्स का एक ही है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। लेकिन जैसे न्यूटन का सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये सारे जो लॉज हैं वो सब तो क्लासिकल फिजिक्स है न्यूटन का। तो जब मॉडर्न फिजिक्स का कॉन्सेप्ट आया ना, तो पूरी क्लासिकल फिजिक्स को मॉडर्न फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में चेंज किया गया था, और उसको कहा जाता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। और हम लोग जो पढ़ते हैं क्लासिकल फिजिक्स, न्यूटन या मैक्सवेल की जितनी चीजें, वो कन्वर्जन के बाद की पढ़ते हैं, कन्वर्जन की बात की पढ़ते हैं। हम क्लासिकल फिजिक्स के एक्चुअल कॉन्सेप्ट पे नहीं पढ़ते हैं, वो तो बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट है। राइट, तो पहला जो कॉन्सेप्ट था क्वांटम फिजिक्स का वो ये कि all classical physics, all Newton and Maxwell physics will have same characteristics for any kinds of frame of reference. Frame of reference कोई भी हो, क्लासिकल फिजिक्स मॉडर्न फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को वेरीफाई करेगा, यानी कैरेक्टरिस्टिक सबके लिए एक होगी। और सेकंड, ये जो हम लोग पढ़ते हैं ना स्पीड ऑफ लाइट, क्लासिकल फिजिक्स में हर जगह के लिए अलग अलग होती थी। तो क्वांटम फिजिक्स का जो दूसरा एजम्पशन है ना वो ये कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ऑलवेज बी कांस्टेंट फॉर एनी काइंड ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। इन दो पॉइंट्स को कहते हैं टू एजम्पशंस ऑफ क्वांटम फिजिक्स, या टू एजम्पशंस ऑफ स्पेशल थ्योरी भी बोलते हैं। इसी की बेसिस पर ये सारी चीजें डिस्कस हुई थी कि हाउ लाइफ कैन बी कंट्रोल्ड। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था मॉडर्न फिजिक्स का, और एमडी केट के सिलेबस में बस ये इतना ही है, कुछ भी नहीं है। स्पेशल थ्योरी के तो हैं, लेकिन स्पेशल थ्योरी आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ठीक, क्लियर? कोई सवाल? इसके आने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है, लेकिन कुछ की प्रैक्टिस करेंगे, जब अभी हम प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो उसमें उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, और कोई सवाल? ओके।